हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कक्षा कक्षा 6 के एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। एनसीईआरटी अध्याय 1। ये क्लास रेगुलर चलने वाली है और हम इस सीरीज में पूरी एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आइए इसमें शुरू करते हैं अपनी इस एनसीईआरटी बुक को। ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी। सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, शॉर्ट में लिखते हैं हिस्ट्री। लो लिख दिया हिस्ट्री, आइए यानी कि इतिहास। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्याय 1। देखिए इसमें क्या है। अध्याय 1 में है प्रारंभिक कथन। सॉरी, क्षमा माफ कीजिएगा, थोड़ा सेट हो जाए फिर हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। जी, आइए देखिए, इसमें दे रखा है अध्याय 1 प्रारंभिक कथन। क्या दिया है? क्या, कब, कैसे और क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लड़की है कोई, मान लिया यही लड़की है, इसका नाम है रसीदा। ये क्या कहती है? ये एक सवाल इसका है। क्या सवाल है इसका? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। स्वाभाविक है, अगर 100 साल पहले क्या हुआ था और वह सोचने लगी, उसके मन में विचार आया, सोचने लगी कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था 100 साल पहले। इसका एक प्रश्न है, कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की याद हो, उस समय के बारे में उसको थोड़ा बहुत जानकारी हो, बात हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? ये इसका स्वाभाविक सा प्रश्न है। कहने लगी जान नहीं, तुम रेडियो सुन सकते हो, अगर आपको कल की बात जाननी है रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, और साथ ही जब यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था या फिर तुम किसी व्यक्ति से मिल सकते हो और उसके उस समय के बारे में उससे जानकारी ले सकते हो। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले यानी बहुत साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले या बहुत साल पहले क्या हुआ था। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? मतलब अतीत के बारे में आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी शिकारियों, है ना, अखेटक, ये देखिए, ये शब्द सब इम्पोर्टेंट है। अखेटकों यानी अर्थात इसका मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम सब यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कैसे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। है समझ में? अतीत के बारे में क्या, जैसे लोग क्या खाते थे, है ना, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं जो आप अभी कर रहे हैं वही हम अतीत में भी करते थे। जैसे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, कपड़े, क्या कपड़े पहनते थे। कहने का मतलब ये है, मेरे भाव समझिएगा कि कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या, जैसे अभी अभी के लोग करते थे, क्या पहले के लोग भी ऐसे करते थे? अगर कपड़े पहनते थे तो क्या पहनते थे घरों में, और अखेटको शिकारियों के पशुपालन और संगीत, कैसी संगीत होती थी, वैज्ञानिक क्या करते थे वहाँ। और ये कहा जाए, तुम लोग अब आ जाइए अगले पर। अच्छा अच्छा, लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो पास-पास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों व अखेटकों यानी शिकार भी अखेटक अखेट अखेट शिकार भी खेला करते थे, शिकार भी खेलते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों का पता लगाओ।
इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, देखिए ये है लगभग 8,000 वर्ष को स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ है? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में, है ना, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग, है, सुलेमान और किरधर पहाड़ी। देखिए याद करते रहिए, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। जौ कितनी? 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, है ना, 8,000 वर्ष पूर्व। स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ, सुलेमान, कौन सी पहाड़ियां थी? सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां थी, उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरियां और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू पालतू बनाना शुरू किया था। देखिए 8,000 पहले ही उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पालतू जानवरों को पालना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस मैप में, जो मैप दिया है, तो कौन सी पहाड़ी है यहाँ लिख लेते हैं। सुलेमान, सुलेमान, और एक है किरथर, किरथर पहाड़ी, है ना, किरथर पहाड़ी है। और ऊपर से उत्तर पूर्व में ये कहाँ है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखिए मैं बताऊं, ये आपका पूर्व हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है ना, ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाता है। तो यहाँ से ये उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर और पश्चिम इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ होंगी, है ना, सुलेमान, किरदर। और उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व गारो, और मध्य भारत में विंध्याचल, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ सुलेमान पहाड़ी, ये देखिए सुलेमान पहाड़ी है, किरथर पहाड़ियाँ ये रहे, किरथर पहाड़ी। यहीं पर सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले, और खेती के साक्ष्य मिलते हैं ना। कौन कौन से फसल उगाए जाते थे? गेहूं, गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ उगाया किया करते थे। अब देखिए उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में क्या है? गारो पहाड़ियाँ, है ना, गारो पहाड़ियाँ, और एक विंध्याचल पहाड़ियाँ, ये रहा मध्य में, भारत के मध्य में विंध्याचल पहाड़ियाँ। ठीक है, ये दोनों विंध्याचल पहाड़ियाँ। देखिए गारो, मणिपुर यहाँ आएगा, मणिपुर। गारो खासी जनतियाँ, है ना, गारो वहाँ की एक जनजाति भी है। ठीक है, मणिपुर की एक जनजाति है गारो। गारो खासी जनतियाँ यहीं की क्या है? जनजातियाँ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने मानचित्र पर सिंधु। देखिए सिंधु किस मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। प्रयास करो सहायक नदियां उन्हें, लेकिन प्रयास करो, लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको परिभाषा भी मिल जाएगी। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, है ना। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, है ना। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ देखिए मानचित्र दक्षिण में क्या है? एशिया, इसके आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एशिया में कौन कौन से देश आएंगे? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, चीन तथा म्यांमार आदि भी है। पड़ोसी देश की दर्शाता है। दक्षिण एशिया का महाद्वीप से छोटा है। देखिए दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बांटे होने के कारण इन्हें प्रायः महाद्वीपीय कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ उप महाद्वीप कहा जाता है। गंगा, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास तथा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार, देखिए मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसमें शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके साथ और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतीय पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्री उनके लिए असंभव नहीं था। कभी लोग कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, देखिए उत्सुकता बस की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। समझ रहे हैं? लोग पढ़ते हैं आगे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें और पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का वर्णन करते हैं।
हालांकि लोग हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, देखिए देश के नाम के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या दिया है एनसीईआरटी की बुक में। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया को हम इंडस के नाम से जान जाते हैं, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिंधु के बारे में, सिंधु के नाम से नदी ना सिंधु, और ये इंडस, सिंधु से इंडस पढ़ा है ना, सिंधु से, जिसे संस्कृत में सिंधु। इसे एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और इसे यानी अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने, देखिए ईरानी और यूनानी ने सिंधु, अभी बता रहे हैं कुछ, देखिए इसमें विशेष है ये, पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोह, देखिए सिंधु को हिदोह अथवा इदोन्स कहा था। यहाँ पर भी एक पॉइंट निकल के आ रहा है। देखिए सिंधु जो नाम था ये संस्कृत है, संस्कृत भाषा का है ना, और इसी के नाम पर क्या पड़ा था, भारत का नाम इंडस पड़ा था, जो इंडिया है, इंडिया का है ना, इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, इसी से ये लिया गया है ना, इंडस से। और इंडस सिंधु सिंधु से लिया गया है। इंडस को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु। ठीक है। अब जो ईरानी थे, ईरानी जो थे, और ईरानी और यूनानी ये दोनों यूनानी ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा, इंदोस अथवा हिदोस। कितनी अच्छी जानकारी निकल के आई, हिदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडस कहा, है ना, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडस कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए के एक समूह के लिए किया जाता था। देखिए कितना अच्छी बात है, इसने बोला है, इसको हम लोग हरे से डिनोट करते हैं। देखिए इसको बोला है भारत नाम का प्रयोग, है ना, उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ के लोग, है ना, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। देख रहे हैं, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। देखिए उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति, है ना, ऋग्वेद में भी मिलता है। कहने का ये मतलब है, देखिए इतना हम लोग का संस्कृत भाषा इतना पहले की बनाई हुई है कि देखिए इंडिया का जो भारत नाम है, देखिए समझने वाला है, ये समझने वाला है। देखिए जो भारत नाम है ना, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृत ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ये, इसको बोलते हैं सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद में भी लिखा गया। इस बात में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अभी देखिए ये पांडुलिपि क्या है, ये अतीत के बारे में जाने, इसे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। भाई देखिए ये रहा, देखो ये अभी देखते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। अतीत के बारे में कैसे अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला ये देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट है ना शब्द, लैटिन भाषा की मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, इसे कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मैन्यू का हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल। भाई ये देखो इंपॉर्टेंट यहाँ आ गया, मैं बताता जा रहा हूँ, आपके लिए भी मेरे लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
यहाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, कहाँ ताड़पत्र के जो पांडुलिपि पिछले जमानों या कहा कई सौ वर्ष पहले जो ताड़पत्रों अथवा लिखे जाते थे ताड़पत्र, वहाँ हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था, है ना। भुर्ज नामक पेड़ की छाल है भाई, देखिए कौन सी पेड़ की छाल है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल है, ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अब यहाँ देखो पांडुलिपि के बारे में क्या लिखा है, पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए भुर्ज पेड़ की छाल था, भुर्ज पेड़ की छाल देखिए, या ये ताड़ के पत्ते, भुर्ज पेड़ की छाल, भुर्ज है भाई, भुर्ज पेड़ की छाल है। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों के कीड़ों ने खा लिया। देखो इसमें क्या, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। उन मंदिरों और विहारों का क्या मतलब होता है, जहाँ लोग रहते हैं, है ना। बिहार जैसे मतलब मयूर विहार, दिल्ली में है मयूर विहार, है ना। आनंद विहार, यानी बिहार कोई एक स्थान, मतलब एक क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते हैं, इसी को बिहार कहा जाता है। इन इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों का तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, है ना। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों का अध्ययन बताएंगे किसमें होता है, अभिलेखों का अध्ययन एपीग्राफी में। भाई एपीग्राफी हिंदी में है, एपीग्राफी में शॉर्ट में याद करने के लिए बताना है। अभिलेखों का अध्ययन कहाँ होता है, एपीग्राफी में, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन एपीग्राफी। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण का उत्कीर्ण करवाया, यानी विवरण का उत्कीर्ण करवाएं। और उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब देखिए यहाँ से क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अभी बता सकते हैं यहाँ, लेकिन अभिलेख के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ किनारे दे रखा, देखिए एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए हमारा। देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह देखिए 2200 वर्ष पुराना कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी लिखवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। वो लड़की को जवाब दिया जा रहा है, पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो लिपियों तथा भाषाओं में है। कौन कौन सी है देखिए अभिलेख, कौन से, यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपि हैं। इसमें यूनानी तथा अरामेइक है ना, यूनानी तथा अरामेइक होने वाली यूनानी तथा अरामेइक दो लिपियां हैं इस अभिलेख में। ये किसका है, अशोक के लेख, है ना। अध्याय किसमें पढ़ोगे, 7 में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान के कांधार से। 2250 वर्ष पुराना है, ठीक है, इसको याद करना है। और आगे देखते हैं। हाँ अब ये आते पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक विद कहलाता था, है ना। जो मतलब देखिए पुरातात्विक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुरानी चीजों का अध्ययन कराते हैं, है ना। पुरातात्विक पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के विशेष अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारें, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। इसीलिए पुरातात्विक
कहाँ चला गया? पुरातात्विक विधि जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे, हड्डियां ढूंढते थे। इससे इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी इससे उन्हें जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले थे होंगे? बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, है ना? कहाँ का? अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन कराते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, देखिए ये जो परिभाषा है, कौन सा इतिहासकार किसे कहते हैं, वो कैसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन कराते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विकविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज एक तरह का, मान लीजिए ये पुरातात्विकविद एक तरह का ऑफिसर है, ठीक है? जैसे मान लिया कोई पुलिस ऑफिसर ही मान लीजिए कि कोई खून कत्ल हुआ, है ना? तो सबूतों के आधार पर कातिल को ढूंढता है कौन? पुलिस, है ना? तो इसी तरह पुरातात्विक विधि क्या करता है, जो पुरातात्विक विधि होते हैं वे प्राचीन में घटित घटनाओं के सबूतों से यह पता लगाते हैं कि प्राचीन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या होता है। अतीत या अनेक, है ना? अतीत एक या अनेक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से एक व्यापारियों देखिए राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश में अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप और के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ कर शिकार करते तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना? संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। कौन? भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके और फल फूल द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं आ जाओ। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं लिखते हैं, है ना? पुरातात्विक की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ ज्ञान जानना शेष है, बहुत कुछ जानना यानी ज्ञान पाना शेष है। तिथियों का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पूर्व, है ना? ईसा पूर्व का मतलब क्या था? ईसा से पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि को ईसा पूर्व कहते थे, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। ठीक है, आइए इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी क्या बोलते हैं, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, है ना? हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी लगाते हो, एडी, है ना? एडी हिंदी में, दूसरा पेन ले लेते हैं, हिंदी में लिखा एडी यानी हिंदी में ईस्वी,
लिखा जाती हो, लिखा लिखा पाती हो। एनो डामिनी है ना, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ईसा मसीह के जन्म से है ना। देखिए याद ऐसे करिए, जैसे इसमें बोला है बिफोर क्राइस्ट यानी जन्म से पहले, जन्म से पहले इसके ईसा मसीह के है ना। एडी एनो डोमिनी एनो डोमिनी यानी जन्म से पहले, जन्म से, ठीक है, जन्म से ईसा मसीह के। और इसी को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी बोला जाता है ना। बीसी और एडी समझ में आई बात ना, 2007। कभी कभी एडी की जगह ईसी ईसी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ईसी सीई सी ईस्वी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा अथवा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथि के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीबी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 में पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व। तुम एक कल्पना करो, तुम एक पुरातात्विक से साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की क्या सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहती हो, ठीक है। मागध देखिए, आइए सुलेमित करते हैं इसको। उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक, इतिहासकार, स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो अज्ञात लिपि का देखिए, यात्रा उपयोगी शब्द यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है। अभिलेख किसे कहते हैं? पुरातत्व पुरानी चीज, इतिहासकार इतिहास के बारे में खोजता है, स्रोत जहाँ से जानकारी मिलती है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना है ना, कौन निकालता है? पुरातात्विक विधि। इतिहासकार कौन होता है? इन सभी के का आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे यात्रा, यात्रा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है ना, यात्रा करते, इसके बीच में यात्रा करते। पांडुलिपि किसे कहेंगे? पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि ये है जो पुराने अभिलेख, अभिलेख किसे कहेंगे? जो अभिलेख प्राचीन समय में होने वाली घटनाओं का एक विवरण, एक पुस्तक, या आप कह सकते हैं कि रखी गई, जो रखी गई, यानी इसको कंफर्म करना। पुरातत्व पुरानी चीज। इतिहासकार जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है। स्रोत जहाँ से हमें जानकारी मिलती है ना, उसी को अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कौन निकालता है अज्ञात लिपि का अर्थ? पुरातात्विक होते हैं। नर्मदा घाटी, मगध, गारो घाटी, पहला बैठक संग्राम, सिंधु तथा गंगा घाटी। इसमें देखिए क्या है, नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इनकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। अब देखिए गारो पहाड़ियाँ में क्या, पहला पहला बड़ा राज्य अखेटक तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है ना, आरंभिक कृषि। और गंगा घाटी, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ, ठीक है। ये तो आप रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, उसके क्या उत्तर हो सकते हैं। पुरातात्विक द्वारा पाई जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाओ, जिसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं, है ना। इसमें देखिए प्रश्न भी दे रखे हैं इसमें। कृषि का आरंभ 800 वर्ष पूर्व। आइए इसको सॉल्व करते हैं और मदद करिए सॉल्व करके। आप लोग इसको कमेंट पे बताइए। इसको नंबरिंग दे देते हैं, A B C D E, ठीक है। अब बताएंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। अगली बार हम इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और साधारणतः स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? साधारणतः स्त्री तथा, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, ठीक है। और ये आपको कुछ तिथियां याद रखनी है। कृषि और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी नगर, मगध का एक बड़ा राज्य 25 वर्ष ईसा पूर्व वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। वर्तमान लगभग देखिए, गंगा घाटी का नगर, मगध का एक बड़ा राज्य, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। इस प्रश्नों को आप लोग जरूर लिखिएगा, करिएगा प्रश्न, ठीक है। नर्मदा घाटी, मगध प्रथम नगर,
न गौरव खासियत, देखिए इस सबको आप लोग करके आइएगा, हम भी इसको देखेंगे ज़रूर। और ठीक है, तो आज ये हम लोग का ये अध्याय अध्याय 1 समाप्त हुआ। हम लोग एक-एक करके पूरे अध्याय को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो आज हम लोग ने पढ़ा अध्याय 1 अपने अतीत के बारे में, क्या है हमारा अतीत, ठीक है? अब जो ये है ना, ये हम लोग ये क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फिर हम इसको कल क्लास शुरू होने से पहले इसको हम लोग करेंगे, ठीक है? ओके जी, धन्यवाद।